सर जी गुड आफ्टरनून है, जय हिंद है। आई एम सो वेरी सॉरी सर, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा। एंड वो एक्चुअली मैं बड़े धर्म संकट में था। मैंने सोचा कि कॉन्ट्राडिक्ट करूँ ना करूँ, फिर मैं सोचा कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो क्या होएगा कि हम सब कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट्स एंड इकोनॉमिक हैपनिंग्स, एंड वो स्लोली एंड स्टेडीली वैसा मार्केट या इकोनॉमी बिहेव नहीं करती है। एंड ये हम कई बार असेस भी करते होंगे कि जैसे टीवी वाले या कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स वाले बोल रहे होते हैं मार्केट्स वैसे बिहेव नहीं करती, ना ही इकोनॉमिक हैपनिंग्स वैसे बिहेव करती है। एंड मोस्ट ऑफ ये जो लोग होते हैं या तो पोस्टमार्टम एनालिसिस कर रहे होते हैं या फिर बस एक कुछ सो कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ डाटा के बेसिस पे कुछ तो ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। और मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बट फिर मैं सोचा विद फोल्डेड हैंड्स, आप बहुत बड़े हैं मेरे से और सारे लोग बहुत सीनियर हैं, मैं सोचा कि मैं अपने व्यू पॉइंट ज़रूर रख दूं ताकि एटलीस्ट मेरे मन में रहना जाए ये बात है ना। तो सर पहले तो सबसे पहले तो वाइल ये शेखर साहब जो हैं, ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन ऑन पॉलिटिक्स बट नॉट ऑन इकोनॉमी। तो इनके इकोनॉमी के ऊपर जो एनालिसिस है, चाहे जो इनकी अपनी इकोनॉमिक्स की जो टीम है या ये खुद हैं, वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी एक्सपर्टीज़ है नहीं, और जो कि इन्होंने इस वीडियो में भी बड़े फेयरली किया है। एंड वाइल उनका पॉलिटिकल इनपुट बड़ा अच्छा रहता है, उनके पास डाटा बड़े अच्छे रहते हैं, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी रहती है, मगर आई एम सॉरी टू से इकोनॉमी और मार्केट्स के पर्सपेक्टिव ये स्टोरी लाइन काम नहीं आएगी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्यों वो मैं बाद में बताता हूँ, बट पहले मैं इनकी वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट करने की कोशिश करता हूँ। सर सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि कहीं पे भी किसी को ये हैप्पीनेस नहीं है कि डॉलर चला जाए। तो मैंने कहीं पे भी ऐसा जिक्र भी नहीं किया कि डी डॉलराइजेशन बहुत अच्छी हैपनिंग है। मैंने अच्छी या बुरी की बात नहीं करी, बट मैं हमेशा ये जिक्र कर रहा हूँ पिछले 3 4 5 सालों से कि जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, इससे हम सारों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड पड़ भी रहा है। स्पेशली जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी अगर ऑलरेडी यूएस मार्केट की तरफ अगर हम एक्सपोज्ड हैं, या जो हमारे जो कलीग्स हैं, जो एनआरआईज हैं, जो बाहर रह रहे हैं और बाहर ही पैसा कमा के डॉलर्स में कहीं ना कहीं पार्क कर रहे हैं। एंड इवन इफ अगर हम डॉलर डिनोमिनेशन में नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट, तो भी हमारी इन्वेस्टमेंट किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में होगी तो उसमें भी उथल पुथल आएगी, बिकॉज जब डॉलर का डी डॉलराइजेशन होएगा तो ये बहुत बड़ी इवेंट है। तो जिसके लिए इनफैक्ट आप हैरान होंगे कि आज तो चलो डी डॉलराइजेशन के ऊपर काफ़ी मीडिया चैनल्स पे जिक्र होने लग गया है, यूट्यूब पे भी और फ्रंटलाइन मीडिया पे भी, मगर हमने इसके ऊपर वेबिनार्स 2020 लॉकडाउन के बाद करना शुरू किया था, और हमने इसके बारे में 2 3 बार जिक्र तब भी किया था, और फिर 2021 में 2022 में हमने आई थिंक 5 से 7 वेबिनार्स करे होंगे। और हर वेबिनार में मेरा हमेशा जिक्र यही रहा है कि डी डॉलराइजेशन के कारण एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमी एंड मार्केट्स के अंदर, जिसके कारण हमारे पोर्टफोलियोज ऑफ वेल्थ, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारा इवन जो जॉब मार्केट है, जो कि अब हम देख भी रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे यूएस की इकोनॉमी के अंदर कई जो कंपनीज हैं उनमें दिक्कतें आ रही हैं। और मैंने पुराने मैसेजेस में एक बार जिक्र भी किया था कि जो S&P 500 चलाने वाली ये जो मफांग कंपनी हैं, पिछले 6 7 सालों से सिर्फ उन्होंने ही 60% ऑफ S&P 500 को संभाल रखा, और जिस दिन इनके बाजे बजने लगेंगे तो उनकी मार्केट का भी बाजा बजेगा और इकोनॉमी का भी बाजा बजेगा। और आप देख सकते हैं कि इनके शेयर्स तो टूट ही रहे हैं, और प्लस अब इन्होंने ही मैसिव अनएम्प्लॉयबिलिटी देनी भी शुरू कर दी है अपनी इकोनॉमी में, और ये रेपरकशन बाकी सेक्टर्स में भी जाएंगे यूएस में, और धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में भी उन्हीं MNC कंपनीज में भी दिखेगा। और इसको हालांकि मैंने इवेंट एंड टाइम एनालिसिस से पहले भी जिक्र किया था, आज से 2 3 साल पहले, कि यूएस, यूरोप, यूके एंड चाइना की दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी जैसे जैसे 2022 अक्टूबर दिवाली के बाद समय आएगा, और आप देख सकते हैं वैसा ही हो रहा है। एंड अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में भी समझें तो इकोनॉमिक टर्म्स में मैंने कई मैसेजेस भी लिखे थे, और उसको कोरिलेशन करके अल्टीमेटली अब धीरे धीरे करके सब ये चीज़ें हो रही हैं। जहाँ पे इन्होंने कोट किया है रुचिर भाई को, सो रुचिर इज ऑल्सो क्लोज एसोसिएट फ्रेंड है, वाइल आई रिस्पेक्ट हिम, बट ही इज़ गुड ऑन फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस, मगर आई एम सॉरी टू से वो जो फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक हैपनिंग्स हैं या फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट हैपनिंग्स हैं, उसमें अगर आप जब भी रुचिर भाई की अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह डिफरेंट जगह पे देखें हिस्टोरिकल, तो मार्केट या इकोनॉमी ने कभी भी वैसा बिहेव नहीं किया है।
जहाँ पे रुचिर जी ये कह रहे हैं या शेखर साहब ये कोट कर रहे हैं कि कैड एज परसेंटेज देखते हैं और 5% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा हो जाता तो ही इकोनॉमी में दिक्कत आती है, ऐसा कोई ज्ञान लागू नहीं होता है। और जिन पिग्स कंट्री को वो कोरिलेट कर रहे हैं, ये पिग्स कंट्री का कोई स्टैंडिंग ही नहीं है एज अगेंस्ट यूएस इकोनॉमी या कोई भी टॉप मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एंड वैसे भी जो पिग्स इकोनॉमीज जो फॉल आउट हुआ, वो जो वर्ल्ड में इतना बड़ा जो डेरिवेटिव्स का जो तड़का लगा था सब प्राइम क्राइसिस के साथ, एंड उसके कारण जो वर्ल्ड ओवर जो बैंक्स फॉल आउट हुए और जो कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस जो सीडीओस दबा दबा के वर्ल्ड ओवर बिके, तो उनमें से ये जो पिग्स कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत मैसिव चैलेंजेस आए, बिकॉज वहाँ पे कई बैंकिंग सिस्टम ओवरली एक्सपोज्ड थे उन सारे सीडीओस के साथ, उन सारे डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स के साथ। सम ऑफ देम आई कैन नेम इज नॉक इन नॉकआउट्स, वन टच, डबल वन टच, टान्स, ऐसे कई एग्जॉटिक स्ट्रक्चर जो कि मैंने खुद हिंदुस्तान में इनका डिज़ाइन किया है और हमने भी हिंदुस्तान में कई लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ इसके ऊपर डील भी करा है। तो इसलिए पिग्स कंट्रीज कैड एज अ परसेंटेज के कारण नहीं डूबे हैं, वो सिर्फ बहाना बाद में बन गया जिसको कोरिलेशन करके कई होते हैं ना फंडामेंटल एनालिसिस, जो बाद में पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं कि ये इकोनॉमीज क्यों डूबी, क्योंकि इनका कैड एज अ परसेंटेज बढ़ गया। उससे पहले हैपनिंग कुछ और थी, पोस्टमार्टम एनालिसिस में कुछ भी दे दो। और फिर एक कॉमन जो डाटा इन्होंने एक और बताया कि फेजेस ऑफ 7 ईयर्स जो यूएस का होता है, हर 7 साल के बाद ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है सर। एक्चुअली इकोनॉमी और जो वर्ल्ड है ये पूरा ट्रांसफॉर्म कर चुका है। तो 1970 से लेके आज 52 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए, 53 ईयर्स हो गए हैं। तो ऐसा एक इमेज भी फ्लोट हो रही है सोशल मीडिया पे और कई जगह लोग फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से वो कोरिलेट कर रहे हैं कि हर 7 साल के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। तो हमें आई थिंक ऐसी इमेज और ऐसे डाटा के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज के डेट में मार्केट्स भी और इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ डिसरप्ट हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, इरप्ट हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कि अगर हम ऐसे डाटा के ऊपर विश्वास रखेंगे तो एक्चुअली में जो शेखर साहब का डायलॉग है कि हमने दिन में दारू पी रखी है तो वैसा ही हाल रहेगा। सो वाइल इफेक्टिवली आई रिस्पेक्ट रुचिर भाई, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि वो फंडामेंटल एनालिस्ट बहुत बढ़िया है, मगर पोस्टमार्टम एनालिसिस साइड पे बहुत बढ़िया रहता है। मगर जो फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमी या मार्केट साइड पे जब भी रुचिर जी ने कहा है, जिक्र किया है, तो आप हिस्टोरिकली उठा के देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब पॉइंट एक और जो इन्होंने रेस किया शेखर जी ने, कि रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन हो रहा है मगर कम हो रहा है। अब ऐसा है, कम हो रहा है मगर पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो जहां वो कह रहे हैं कि 72% का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो होल्डिंग यूएस डॉलर में थी, जो कि आज 59% रह गई है, तो इन द रीसेंट 5 to 6 ईयर्स वो मैसिवली फॉल आउट किया है, स्पेशली आफ्टर 2008 क्राइसिस। एंड बट ऑब्वियस हम ये भी समझ सकते हैं कि 2008 क्राइसिस के बाद एकदम से कोई भी इकोनॉमी यूएस डॉलर से नहीं निकल सकती थी, बिकॉज सारों को डॉलर की पंपिंग की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज सारे इकोसिस्टम का जो डिपेंडेंस था वो डॉलर के ऊपर था। और इसके ऊपर भी हमने कई बार वेबिनार्स करे हैं सर अपने, ये जो वेबिनार सीरीज़ रहती है हमारी, या कई बार हमने वीकेंड पे डिस्कशन करी है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में, जब हम मार्केट्स या शेयर मार्केट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, और इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन करी है। एंड इसलिए रिसेंटली जो रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन हो रहा है, एंड उसके बारे में चलो मैं अभी और एलैबोरेटिव वे में नहीं करूँगा, बट मैं फर्दर अगर मैं पॉइंट बोलूँ कि जहाँ हम डॉलर के अंदर रिजर्व्स रखे हुए हैं, जो कि उन्होंने कोट किया कि बिकॉज वी ट्रस्ट डॉलर, ऐसा नहीं है सर वी ट्रस्ट डॉलर। पॉइंट ये है कि हमारी मेजरली जो बिलिंग है इंपोर्ट्स की वो डॉलर्स में है, तो उस इंपोर्ट की बिलिंग के लिए हमने डॉलर्स के रिजर्व्स रखे हुए हैं, और 500-600 बिलियन डॉलर कोई खास नहीं है, कीपिंग इन व्यू हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो उससे ज़्यादा ही हैं। और दूसरा, शायद उनको ये समझ नहीं होगी, उन्होंने कोट नहीं किया, डॉलर जो है हमारे लिए कैरियर करेंसी है। तो सिंस डॉलर हमारे लिए कैरियर करेंसी है, तो इसलिए ही हम डॉलर में मेजर रिजर्व्स हमने रखे हुए हैं। मगर उन्होंने ये कोट नहीं किया कि पिछले 3 साल से आरबीआई हैज़ बीन द लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड, एंड अल्टीमेटली हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एंड बट ऑब्वियस है हम डॉलर बेच के नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉलर को बेच रहे हैं, हमें डॉलर आरबीआई को चाहिए इंटरवीन करने के लिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर, डॉलर रुपये की मार्केट के अंदर, जिसके लिए अलग रीजंस हैं, डिविडेंड बनाने होते हैं ट्रेडिंग करके, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है। मैं उसके बाद बड़े लाइट वर्ड्स में कमेंट करूंगा, बट अल्टीमेटली डॉलर एज अ कैरियर करेंसी है, इसलिए हमें डॉलर में पार्क करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कोई ऐसा ट्रस्ट वाला इशू नहीं है। एंड जो उनकी होल टॉक है डिस्कशन की शेखर साहब की, वो कह रहे हैं कि
कि अल्टीमेटली आप क्या सोचते हो कि अगर डॉलर टूटेगा तो क्या लोग रेमनिबी की तरफ जाएंगे या क्या इंडिया रेमनिबी की तरफ जाएगा? अरे रेमनिबी की तरफ तो सर हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि शायद ये सारे जो सोशल मीडिया जो मीडिया वाले हैं ना, ये अपना ज्ञान खुद ही करी आ रहे हैं कि डॉलर टूटेगा, डॉलराइजेशन होगा तो हम रेमनिबी की तरफ जाएंगे वगैरह वगैरह। हमने हमारे जितने भी वेबिनार्स भी करे हैं ना सर, हमने उसमें जिक्र भी किया है कि चाइना की तो हालत अभी और ख़राब होनी है। तो अभी हम देखेंगे सर, लोग सड़कों पे तो ऑलरेडी खैर हैं, जो लोग चाइना में, आपके भी कई जानकार होंगे सर, और आप देखेंगे कि चाइना की इकोनॉमी में वाइल्ड फॉल आउट तो दिख रहा है। अभी तो आप देखेंगे सर लोग सड़कों पे, और एविडेंटली अक्टूबर 2023 के बाद चाइना की हालत और ख़राब होने वाली है। और वन फाइन डे आप देखेंगे सर, आर्मी टेक ओवर करेगी। मतलब एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस आने वाले समय में ऐसा रहेगा। एंड सो आइडली वी आर नॉट सेइंग कि डॉलर डी डॉलरेशन होएगा तो लोग रेमनिबी की तरफ जाएंगे, ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा। एंड जो रिपोर्ट वो कोट कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, हमें भी पता है कि आईएमएफ किसका बेबी है। सो आईएमएफ की जो रिपोर्ट है, वाइल डाटा सच है जो आईएमएफ कोट कर रहा है, मगर आईएमएफ ने एक स्टेटमेंट दी जो कि शेखर साहब ने कोट भी किया कि आईएमएफ ये कह रहा है कि वहाँ पे मेजरली लोग रिजर्व करेंसी में पैसा रखते हैं जहाँ पे गुड गवर्नेंस होती है, जो कि यूएस में इस टाइम पे है नहीं। और अभी तो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स यूएस के अंदर और इवॉल्व होने हैं सर। अभी आप देखना धीरे धीरे करके इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से, जो कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, और कुछ कुछ फ्रॉड्स अभी दिख रहे हैं, और अभी आने वाले समय में यूके और वेस्टर्न वर्ल्ड में और फ्रॉड्स दिखेंगे। तो गुड गवर्नेंस की तो धज्जियां उड़ने वाली है। ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, वो दूसरा पिलर है ट्रांसपेरेंसी। बैंकिंग सिस्टम का सर हालत देख ही रहे हैं, वन फाइंड एकदम से बैंक डूब जाता तो क्या ट्रांसपेरेंसी है, और क्या ही उन्होंने सब प्राइम क्राइसिस का गेम खेला था तो क्या ट्रांसपेरेंसी है। तो अभी तो वो और धीरे धीरे करके एविडेंट होगा। एंड तीसरा वो कह रहे हैं साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। साउंड फाइनेंस का तो सर बाजा बच चुका है यूएस का, इसका मैं अभी जिक्र करता हूँ। बट अल्टीमेटली फिर वो जो आखिरी में एंड में ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ब्रिक्स की तरफ हम जाएंगे। ब्रिक्स की तरफ हमें क्यों जाना है सर, एंड वर्ल्ड को भी ब्रिक्स की तरफ क्यों जाना है? तो ब्रिक्स की कॉमन करेंसी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है अल्टीमेटली। एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रिक्स करेंसी बनाएगा ही नहीं बनाएगा, मगर ये सोचना ही गलत है। ब्रिक्स की तरफ हम क्यों सोचें? एक्चुअली वर्ल्ड किसी और तरफ मूव कर रहा है सर, जो मैंने पहले भी जिक्र किया है, कई बार वेबिनार्स में डिस्कस किया है मैंने, 2-3 बार मैसेजेस में भी कुछ डाला होगा। मगर वेबिनार्स में मैं सिंस एलैबोरेटिव वे में डिस्कस कर पाता हूँ, तो वहाँ पे तो मैंने पूरा खैर कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कि मेरे को कैसा लगता है। बट एनीवेज, अभी फिलहाल सर एक और चीज़ जो शेखर जी ने गलत बताई वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से जो हिंदुस्तान बाहर निकला। वो कहते हैं कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अरे सर, हाईली मिस्टेकन है वो। RCEP एक बहुत गंदी देन थी जो चाइना, और जो चाइना के ही ये जो कंट्रीज़ है ना, ये हांगकांग से लेके, वियतनाम से लेके, थाईलैंड से लेके, सब उसी के तो हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया भी तो उसी का था। ये तो कोविड क्राइसिस के बाद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा हिंदुस्तान के प्रति थोड़ा बेटर हो गया, अदरवाइज तो ऑस्ट्रेलिया भी और न्यूजीलैंड भी दोनों प्रो चाइनीज थे। तो ये सारे जो कंट्रीज थे, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सारा इंडिया में माल डंप कर रहे थे और हमारी इंडस्ट्री फ्लॉप कर रहे थे। और ये मेरे को कहना नहीं चाहिए, मगर जो प्रीवियस गवर्नमेंट की लीडरशिप है, उन्होंने तो एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी कर रखा है, और जिसके अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा कि अल्टीमेटली उस प्रीवियस गवर्नमेंट के सीनियर लीडरशिप ने जो सीक्रेट एग्रीमेंट कर रखा था चाइनीज अथॉरिटीज के साथ, उसका पर्पस में कई और 180 लाइन आइटम्स हैं, जो कि मैं फिर कभी जिक्र करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो मेंबर इसलिए बनाया ताकि हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की जो सेक्टर है वो डाउनफॉल पे चला जाए। और आप देखो सर, जब से हम RCEP के मेंबर बने, 30% ऑफ द GDP जो हमारा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का था, वो धीरे धीरे करके 15% पे आ गया था। तो इसलिए रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, और हमने अच्छा किया है। तो आई थिंक यहाँ पे भी शेखर साहब की लगता है पूरी स्टडी नहीं है, और वही है कि मतलब इकोनॉमी और फाइनेंस नहीं जानते तो ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए उनको। अब आते हैं सर डॉलर के डी डॉलराइजेशन, जो हम पॉइंटर्स में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, और जो कई लोग जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं डी डॉलराइजेशन हो सकता, जो कि शेखर साहब ने भी कहा कि डी डॉलरेशन अभी नहीं हो सकता, अभी तो सब मिथ है बहुत वगैरह वगैरह। तो मैं थोड़ा पॉइंटर्स देता हूँ, और आई एम श्योर ये आप भी समझ आएंगे सर कि ऐसा कभी यूएस ने कभी फेस नहीं किया था। पॉइंट नंबर 1, आज तक चाइना और यूएस इकट्ठे मिलकर ट्रेड करते थे, एंड वो बिलिंग पूरी डॉलर में होती थी। ट्रेड वार के बाद दिक्कतें शुरू हुई, और दिक्कतें शुरू होने के बाद जो यूएस और चाइना का जो मेजर ट्रेड था, वो अब धीरे धीरे करके बिलिंग में दिक्कत कर रहा है इन डॉलर्स। दूसरा, चाइना वो पहले बिलिंग डॉलर में करता था, और डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स चाहे ट्रेजरीज में या रियल एस्टेट में यूएस के अंदर उसको होल्ड करता था, जो कि अब चाइना धीरे धीरे करके उसको बेचना चाह रहा है, बिकॉज चाइना नहीं चाहता कि उसकी मैसिव होल्डिंग डॉलर में रहे। तो ये
कभी पहले नहीं हुआ था। ये पहली बार ट्रंप साहब के आने के बाद ही शुरू हुआ है। पॉइंट नंबर 2, यूएस जो है था सर, जितने भी करेंसी छापता है, वो रिजर्व करेंसी है ना, वो जितनी मर्जी करेंसी छाप सकता है। तो रिजर्व करेंसी छापने के इन लाइन जहां फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी यानी कि उनका जो सेंट्रल बैंक है जब करेंसी छापता है, तो उतनी ही करेंसी के इक्विवेलेंट यूएस की गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज निकालनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज यानी कि बॉन्ड्स, यानी कि जिसको मैं अलग भाषा में बोलूं तो यूं बोलता हूं IOU पेपर। IOU मतलब कि भैया मैं तो तुम्हारी तरफ देनदार हूं। और वो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो यूएस की गवर्नमेंट निकालती है, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सर वो वर्ल्ड ओवर बेची जाती थी ऑक्शनिंग के तौर पे। एंड सिंस वो वर्ल्ड ओवर ऑक्शनिंग के तौर पे बेची जाती थी, तो इसलिए यूएस जितनी मर्जी करेंसी छाप लेता था और वर्ल्ड को करेंसी की रिक्वायरमेंट रहती थी, और इसलिए वो वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी बना रहा, और इसलिए वर्ल्ड ओवर जितने भी कंट्रीज थे वो यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्टमेंट करते रहे। मगर अब पिछले 3 साल से यूएस की ट्रेजरीज की ऑक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, और हमने इसके ऊपर भी बहुत एक्सटेंसिव वेबिनार्स करे हैं, और पिछले 6 महीने में ये यूएस ट्रेजरीज की ऑक्शनिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी। तो यूएस अपनी ट्रेजरी की ऑक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि इसके कारण उसका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम टूट जाएगा सर धीरे धीरे करके। थर्ड पॉइंट, उसने गलती आज तक जितनी भी करी हो, मगर ये इस बार इसने कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दी। उसको पता नहीं था कि रशिया तक पहुंचते पहुंचते एक्चुअली में वो रशिया और चाइना को इकट्ठा कर देगा, और रशिया चाइना इकट्ठे होने का मतलब बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी है। तो अल्टीमेटली आप सोचो सर, एक तरह से रशिया कॉमोडिटी प्रोड्यूसर हो गया और चाइना स्टफ प्रोड्यूसर हो गया, और ये दोनों इकट्ठे मिल गए तो जिसको मैंने कई बार जिक्र भी किया है कि इसको मैं बोलता हूं चशिया। चाइना और रशिया इकट्ठे होने मतलब चशिया, क्योंकि पहले शादी किसकी थी? चाइना और यूएस की, जिसको मैं बोलता चिमेरिका। और पहले दूसरी शादी किसकी थी? रशिया और यूरोप की, यानी कि यूरशिया। मगर चिमेरिका टूटा तो यूएस ने क्या किया? यूरशिया तोड़ दिया। मगर गलती उससे क्या होगी कि उसने देखा नहीं, मगर चशिया की शादी हो गई। अब ये चशिया के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गई है यूएस के लिए, और इसके ऊपर भी हमने सर बहुत तगड़े वेबिनार्स करे थे। कभी सर आप भी आया करो वेबिनार्स में, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, सऊदिया अरेबिया भी डिस्टेंस कर रहा है सर यूएस की तरफ। आज तक ये कभी नहीं हुआ था पास्ट में, और सऊदी भी सर बहुत बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर है, आपको पता ही है। इसलिए यूएस क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है ऑकस के थ्रू, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया भी चला गया, और ऑस्ट्रेलिया तो हमें पता ही है कि कमोडिटी प्रोड्यूसर है, कॉपर साइड और आयरन साइड वगैरह, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यूएस के लिए। फिफ्थ पॉइंट सर, नेटो धीरे धीरे करके टूट रहा है फ्रॉम विद इन, जो कि हम देख भी रहे हैं। कई कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी अनरेस्ट शुरू हो गया, और आपको याद होगा सर, मैंने ग्रुप्स में मैसेजेस भी डाले थे आज से 2 साल पहले कि धीरे धीरे करके, आज से 1-1.5 साल पहले, कि धीरे धीरे करके नेटो में डिफरेंसेस दिखेंगे और नेटो टूटेगा। और अभी हालांकि फॉर्मली टूटा नहीं है, मगर धीरे धीरे करके आप देखेंगे ये जो अनरेस्ट है कंट्रीज के अंदर, कंट्रीज की लीडरशिप को नेटो का हिस्सा बनना नहीं पड़ेगा, या फिर वो अल्टीमेटली जब वन फाइन डे लड़ाई का नौबत आएगी तो नेटो में कुछ कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस। ये मैंने हालांकि कहा है, आने वाले समय में देखते हैं सर कितना सच होता है, गॉड्स ग्रेस से। ये फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट सर, ताइवान को यूएस ने सपोर्ट किया, मगर अल्टीमेटली यूएस ताइवान को पूरी तरह सपोर्ट कर नहीं पाया, क्योंकि चाइना ने जब ताइवान का पूरा बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया था तो यूएस बेचारा वहां पे पहुंच भी नहीं पाया। और साथ में ताइवान को यह समझ आ गया कि रशिया यूक्रेन के पीछे, जहां यूक्रेन के पीछे यूएस का स्टैंड है, तो पूरे साल भर जितनी आर्टिलरी चाहिए उतना तो पूरे साल भर की जो आर्टिलरी है वो यूएस प्रोड्यूस नहीं कर पाया। एंड आप देखो सर, यूक्रेन में जो 1 हफ्ते में आर्टिलरी चाहिए थी वो यूएस की पूरी 1 साल की प्रोडक्शन थी। एंड उसके कारण ताइवान को यह समझ आ गया कि जहां यूक्रेन को प्रॉपरली ये इक्विपमेंट, आर्टिलरी, बेसिक शेलिंग करने के लिए जो सामान है वही नहीं भेज पाया, तो ताइवान के ऊपर कभी अटैक हो जाए चाइना का तो यूएस क्या सपोर्ट कर पाएगा। एंड उसके कारण ही आप देखो सर, जब यूएस की सिक्योरिटी जो ट्रेजरी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट थी जो अभी पहुंची थी साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया भाई साहब ने मिलने से मना कर दिया था। वो उसने बहाना मार दिया कि जी मेरी तबीयत खराब है, हालांकि उसका बर्थडे था और वो शायद अपने किसी थिएटर में बैठ के प्ले देख रहा था। तो इसके ऊपर भी हमने वेबिनार किया था, चेंजिंग शिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से। और सिमिलरली आप देख लो सर, जापान ने भी अब रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, और जापान तो प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट था यूएस का,
जर्मनी ने भी अपनी अपनी फौज बनानी शुरू कर दी, अपना डिफेंस बजट बनाना शुरू कर दिया। यानी कि ये सब धीरे धीरे क्या क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है कि ताइवान को के एपिसोड में कई कंट्रीज को समझ आ गया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ऐसी डूब जाएं जैसे रशिया यूक्रेन के चक्कर में यूक्रेन बेचारा तबाह हो गया है। 7th पॉइंट सर, इस टाइम पे यूएस को 3-4 काउंटर्स में चाइना और रशिया ने एंगेज कर दिया है। एक इजराइल ईरान काउंटर पे, एक ताइवान काउंटर पे, और धीरे धीरे करके आई एम श्योर चाइना और रशिया और भी 1-2 काउंटर्स पे एंगेज कर देंगे, जैसे हो सकता है सीरिया तरफ या मे बी कुछ ऐसी बेल्ट की तरफ। तो वेरियस फ्रंट्स पे अगर यूएस एंगेज रहेगा तो यूएस के पास फाइनेंशियली उतनी वाइबिलिटी नहीं है, उतनी पावर नहीं है, उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है डिफेंस का कि वो अल्टीमेटली ये सारे काउंटर्स पे काउंटर कर पाए। बट ऑब्वियस है नेटो की तो सपोर्ट वो लेगा, मगर नेटो में भी मैंने बताया कि धीरे धीरे करके बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, और मेरे को तो वैसे भी इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से दिखता है कि अब वेरी सून यूरोप और यूके के ऊपर भी पंगेबाजी होने वाली है, और वहाँ पे गल्फ की तरफ भी होने वाली है। और मैंने पीछे मैसेज भी लिखे हैं पिछले 6-8 महीने में कि 2023 के अंदर इसराइल के ऊपर नज़र मत हटाना। और देखो सर, इसराइल ही न्यूज़ में छाया हुआ है 2023 में, आप चेक कर सकते हैं। सो एट द एंड मेरे को लगता है कि अल्टीमेटली क्या लगता है होते हुए, मेरे को लगता है इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से मेरे को लगता है हिंदुस्तान ही पूरी काया पलटेगा। और इसके बारे में हमने वेबिनार्स में बहुत डिटेल में डिस्कशन भी करी है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा एंड कैसे कैसे होगा। उसका एक छोटा सा ग्लिम्स ये है कि सर पहला स्टेप तो मेरे को वर्ल्ड के ऑर्डर में ऐसा दिखता है कि जितने भी कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स अल्टीमेटली अपनी कमोडिटी के साथ अपनी करेंसी को पेग करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2, जो स्टफ प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं, यानी कि जो माल बनाते हैं, वो किसी ना किसी मेजर कमोडिटी प्रोड्यूसर या मेजर कमोडिटी प्रोड्यूसर की जो कंट्री की जो करेंसी है उसके साथ कहीं ना कहीं लिंकेज करने की कोशिश करेंगे। एंड बट वैसे जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होएगा, धीरे धीरे करके वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज हो रहा होगा। और वर्ल्ड का ऑर्डर चेंज होने का मतलब है ये जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, मेरे को लगता है ये सब अथॉरिटीज़ और ये जो पूरी जो संस्थाएं हैं, ये इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा और न्यू संस्थाएं बनेंगी, और मेरे को लगता है वहां पे इंडिया स्पीयर हेड करेगा। तो इसलिए और वैसे भी सर पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गोल्ड जो आज तक नहीं हुआ था, जो सारा फिजिकल मूवमेंट ऑफ गोल्ड आज तक नहीं हुआ और जो यूएस और यूके के पास पड़ा हुआ था, वो आप देख सकते हैं मैसिवली आउटफ्लो हो रहा है कॉमेक्स से भी, और जो लंदन बिजनेस एसोसिएशन, जो गोल्ड की बिजनेस एसोसिएशन, वहां से भी। तो दोनों तरफ से मैसिव गोल्ड का आउटफ्लो हो रहा है। और इस टाइम पे सर, कहना तो नहीं चाहिए मगर मैं कह देता हूं, हर 1 आउंस ऑफ फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट 4 टाइम्स डिजिटल या पेपर गोल्ड मार्केट में फ्लोट हो रहा है। यानी कि मेरे को तो लगता है कि आने वाले समय में ये जो पेपर गोल्ड फ्लोट हो रहा है इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड जितना अवेलेबल है, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो खैर एनीवेज, मतलब इसमें भी हम कई बार सर आगे आगे वेबिनार्स करते रहेंगे। बट मेरी सबसे पहले तो माफ़ी है सर कि मैंने आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया सर, मैं बस थोड़ा सा अपने व्यू पॉइंट रखना चाहता था, तो मैंने कहा माफ़ी है, प्लीज़ आप माइंड मत करना। बट मेरे से रहा नहीं गया, मेरे को लगा कि मेरे को कहना ज़रूरी है, ताकि कई लोग ऐसे ऐसे आई एम श्योर मीडिया को, सोशल मीडिया को, कई तरह के ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस को देखते रहते हैं। बट इसमें क्रक्स मैं ये कहना चाहता हूँ सर, वर्ल्ड की जीडीपी $100 ट्रिलियन है, और वर्ल्ड का जो डेरिवेटिव्स होता है हर साल अंदाजन $1000 ट्रिलियन होता है। $1000 ट्रिलियन में सर आप ये समझ सकते हैं कि वर्ल्ड की डेरिवेटिव मार्केट वर्ल्ड की जीडीपी की मार्केट को या वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिलाती है। और वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे हिलती है? क्योंकि वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स हिलती हैं। जैसे कि अगर करेंसी की मूवमेंट हो जाए तो बिजनेसेस का मूवमेंट हो जाता है, अगर कमोडिटी के प्राइसेस हिल जाएं तो बिजनेसेस के परफॉर्मेंसेस इंपैक्ट हो जाते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट हो जाए तो बिजनेसेस की परफॉर्मेंसेस इंपैक्ट हो जाती हैं। तो ये सारी जो मूवमेंट है, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी, ये सारी मूवमेंट जो इनकी प्राइस की मूवमेंट होती है, कौन करता है? इनके ऊपर के डेरिवेटिव्स, यानी कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, यानी कि ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये जो सारे अंडरलाइंग्स हैं, इनके ऊपर जो डेरिवेटिव्स है, ये सर टोटल $1000 ट्रिलियन का है सर। और $1000 ट्रिलियन में से 93% जो डेरिवेटिव्स होता है वो करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में होता है। यानी कि अगर वाकई में डेरिवेटिव्स ही फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट करता है और फाइनेंशियल मार्केट्स और डेरिवेटिव्स अल्टीमेटली इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है या बिजनेस परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव्स जाने बगैर अगर हम फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करेंगे तो हो नहीं सकता।
और डेरिवेटिव्स जाने बगैर अगर हम इकोनॉमी को समझेंगे या इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझेंगे या फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे तो हो नहीं सकता। और सारे फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमी तो पढ़ते हैं, मगर उनको डेरिवेटिव्स आता नहीं होता। और डेरिवेटिव्स आने के लिए 93% तो डेरिवेटिव्स करेंसी और इंटरेस्ट रेट में होता है। तो 93% जो करेंसी और इंटरेस्ट रेट में होता है, यानी कि करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जाने बगैर आप डेरिवेटिव्स नहीं समझ सकते। यानी कि जो लोग, कई लोग कहते हैं ना इक्विटी डेरिवेटिव्स हम करते हैं, पुट कॉल वगैरह या फ्यूचर शॉर्ट लॉन्ग करते हैं इक्विटीज में, उनको भी कुछ नहीं आता है क्योंकि वो भी 2% मार्केट के हैं ना सर। या कमोडिटी डेरिवेटिव्स वाले कितने हैं, वो भी 2% है, क्योंकि 93% किसमें, करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। और करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स मेजरली लोगों को आता नहीं है। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स ओवर द काउंटर ही खेला जाता है। और ओवर द काउंटर यानी कि बैंक के, ट्रेजरी के, डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट के साथ खेला जाता है। और वहां पे जो लोग काम करने वाले होते हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ 400 के करीब हैं और वर्ल्ड ओवर सिर्फ 4000 के करीब हैं। यानी कि अल्टीमेटली ये जो लोग हैं, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वाले लोग, जो बैंक के, ट्रेजरी के, डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनको असली में डेरिवेटिव मार्केट समझ आते हैं। और इसलिए इन्हीं को असली में मार्केट्स और असली में इकोनॉमिक हैपनिंग्स कईयों से ज्यादा समझ आते हैं। इसलिए नॉर्मली ये पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, ये एडवांस में बताने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड ओवर क्या दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्रक्स है सर, जो कि शायद मैं भी जब तक ट्रेजरी डिपार्टमेंट में नहीं आया था तब तक मैं भी सोचता मार्केट पता नहीं कौन चलाता है। मगर जब ट्रेजरी डिपार्टमेंट में आए और जब ये डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर किया, तब समझ आया कि मार्केट चलती कैसे है, इकोनॉमी चलती कैसे है, और मेजरली लोग क्या करते हैं, वो है पोस्टमार्टम एनालिसिस, और चलाने वाले कुछ और लोग हैं। हाँ, करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स चलाने वाले जो लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, उनसे ऊपर कौन है? वो है मार्केट मेकर्स। यानी मार्केट मेकर जो मार्केट को वाकई में ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव कौन कर रहे हैं? जैसे कि जो बिगीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे सर, है ना। आई एम सो सॉरी सर, थैंक यू वेरी मच है, बट मैं चाहूँगा सर आप भी कभी हमारे वेबिनार में आएँ। हमारे वेबिनार सीरीज़ में जब आप आएंगे आपको और मज़ा आएगा सर। आई एम श्योर आपको लर्निंग करके और ऑथेंटिक लर्निंग करके आपको कई और चीज़ें समझ आएंगी। एंड इसी बहाने आप और अच्छे सवाल पूछेंगे तो मेरा भी लर्निंग प्रोसेस और बढ़ेगा सर। एंड कभी सर मार्केट्स के ऊपर सीखने का मन हो और मार्केट्स के ऊपर मैजिक देखने का मन हो कि वाकई में मार्केट भी क्या पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगी या मार्केट कैसे बिहेव करेगी, तो सर मैं कह रहा हूँ मार्केट का मैजिक हमारे साथ देखिए। पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में आपको 2 से 3 महीने में ही मैजिक दिखने लग जाएगा कि जैसे हम मार्केट देख रहे हैं, मार्केट वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे हम मार्केट को सीख रहे हैं। और वही समझ के साथ जब हम अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करेंगे, चाहे शेयर मार्केट का या ओवरऑल पोर्टफोलियो का, तो अलग ही आनंद आएगा सर, अलग ही मज़ा आएगा सर। ठीक है ना। थैंक यू है सर, नमस्कार है सर, जय हिंद है।